जैन कैडेट, मैं सोनू यादव एक बार फिर अपनी इस नई एनसीसी भर्ती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैडेट, आप सब कैसे हैं? मैं आशा रखता हूं आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट, आज की क्लासेस में मैं आपको कुछ प्रमुख योजनाओं पे संक्षिप्त टिप्पणी और कुछ हमारे प्रमुख सेना प्रमुख हैं जिनके ऊपर मैं व्याख्यान करूंगा, और साथ ही साथ कुछ महापुरुष हैं उनके ऊपर कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ और कुछ वर्तमान में जो युद्ध जारी है उनके ऊपर हम अच्छे तरीके से गहन विश्लेषण करेंगे। तो कैडेट, हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैसे आता है एनसीसी भर्ती परीक्षा में कि महात्मा गांधी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या कभी कभी आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस पे भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो हम इसमें पहला पॉइंट अपना क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे डाला है गुजरात। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उसके बाद इनके माता का नाम पुतलीबाई था। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये भारत के क्या कहलाते हैं? राष्ट्रपिता कहलाए या कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सत्य व अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। इनके कुशल नेतृत्व में देश आजाद हुआ। इनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। उसके बाद इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। ये क्या थे? एक अच्छे गहन विश्लेषणकर्ता राजनीतिज्ञ भी थे। इनका मूल मंत्र शोषण विहीन समाज को क्या था? बनाना था, जिससे कि कोई भी गरीब, दलित, किसी भी तबके के लोग हैं तो वो किसी अमीर या उच्च वर्ग द्वारा शोषित ना किया जा सके। मतलब ये एक तरह से देखे थे कि मतलब जो भी कमजोर है उनको कोई, मतलब जो मजबूत वर्ग है उसको सताए ना। ठीक है, इनका मेन ध्येय यही था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है बिपिन रावत की जीवनी पे 5 लाइन लिखे। पहले तो इस सर को सैल्यूट है। सर असमय ही हमारे देश से चल बसे। एक विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया 9 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में, और इसकी कमी देश को आजीवन खलेगी, क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इनके साथ में जो इनकी पत्नी मधुलिका रावत थी उनकी भी इन्हीं के साथ मृत्यु हो गई एक विमान दुर्घटना में। तो सर पे कुछ निबंध आएंगे लिखने के लिए, टिप्पणी आएंगी, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे कि बिपिन रावत की जीवनी पे 5 लाइन लिखे या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप लिखेंगे कि इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पत्नी का नाम मधुलिका रावत था। इनकी 2 बेटियां हैं, मतलब इनके जो बेटियां हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर्तमान में है। ठीक है, रावत था यानी क्या? ये लोग दोनों चढ़ बसे हैं। ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम सीडीएस बने थे। ये क्या थे? हमारे देश के प्रथम सीडीएस बने थे। ये सेना को कुशल नेतृत्व में चलाते थे। ये क्या थे? एक सेना को एक अच्छी तरीके से कुशल नेतृत्व में क्या करते? चलाने का काम करते थे या करते आ रहे थे, बट खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद ये थल सेना का प्रमुख भी रह चुके थे। ये क्या थे? थल सेना को कमान भी कर लिए थे पहले से। ठीक है, इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में 9 दिसंबर 2021 को हो गई तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आएगा कि आजादी का अमृत महोत्सव पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, ये आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। ठीक है, ये क्या है तो इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे यह 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया। ठीक है, आप यहाँ पे टिप्पणी पे लिखेंगे यह 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया। इसको पीएम मोदी ने गुजरात में शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। यह गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान के याद में मनाया गया। ठीक है, गुमनाम का मतलब ये होता है कि मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं, ऐसे तो कोई भूला नहीं है, लेकिन कुछ उनका जो नाम है, गुम का मतलब क्या होता है कि जिसको लोग भूल चुके हैं, लेकिन तो लोग तो भूले नहीं है, फिर भी एक तरह से लोगों के अंदर शहीदों के प्रति एक आस्था, जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, उसके बाद यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। मतलब ये अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक क्या होगा? जारी रहेगा। उसके बाद भारत की सामाजिक और राजनीतिक को अलग पहचान दिलाने में, भारत की सामाजिक संस्कृति को एक देश की अनूठी मिसाल के तौर पे पेश करने के लिए ऐसा शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका अगला प्रश्न कि रूस यूक्रेन युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैडेट, यह हमारे मित्र राष्ट्र रूस के साथ यह युद्ध इस समय संचालित है,
और इस युद्ध से ना जाने कितने को बेघर हो गए, कितने घर खंडहर में तब्दील हो गए और ना जाने कितनी आर्थिक व्यवस्था को हानियां पहुंची है। आयात निर्यात जो भी है, मतलब उस देश को भी और उसके जो मित्र राष्ट्र भी है उनको भी आयात निर्यात की हानियां पहुंची है। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला अपना पॉइंट लिखेंगे टिप्पणी में कि यह रूस व यूक्रेन के बीच आपसी संघर्ष है। यह क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच आपसी संघर्ष है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपकी व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, उसके बाद यह 24 फरवरी 2022 से चल रहा है। ये कब से चल रहा है? 24 फरवरी 2022 से चल रहा है और अभी भी यह जारी है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों देशों में आपसी तनाव चल रहा है। क्या चल रहा है? इन दोनों देशों में आपसी तनाव चल रहा है। युद्ध के कारण कितने नागरिक बेघर हो गए। बेघर की बात करें तो युद्ध के कारण, इस युद्ध के कारण ना जाने कितने नागरिक वहां पे, मतलब उनके जो आवास थे वो खंडहर में तब्दील हो गए। रोज बम ब्लास्ट वगैरह जो भी होते थे जिससे कि उनके खंडहर में घर तब्दील हो गए। उसके बाद इससे विद्यार्थी वर्ग को ज्यादा हानि, इससे क्या हुई? सबसे ज्यादा विद्यार्थी वर्ग को हानि हुई और हमारे देश के एक छात्र की इससे मृत्यु हो गई थी। उसका नाम था शायद ज्ञानगौदर। ठीक है, उसकी मृत्यु विशाखापट्टनम शायद उसका नाम था और उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ घटनाक्रम में पता ना, शायद कुछ विस्फोट की में कैसे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद और वहां से विद्यार्थियों को लाने के लिए गंगा ऑपरेशन एक चलाया गया था। जो मतलब जो भी नागरिक और विद्यार्थी थे उनको लाने के लिए भारत एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यूक्रेन से भारत में जो भी नागरिक वहां पे जाके बसे थे या कुछ अपना कार्य कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आता है कि इससे यूक्रेन की अरबों की संपत्ति तबाह हुई। इससे क्या हुई? यूक्रेन की अरबों की संपत्ति तबाह हुई। उसके बाद इससे दोनों पक्ष के हजारों सैनिक मारे गए। इससे क्या हो? पक्ष और विपक्ष दोनों को हानि होती। किसी भी युद्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों को हानियां होती है। ठीक है, उसके बाद इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिर भी हार नहीं मान रहे। मतलब उनकी इतनी हानियां, सबसे ज्यादा देखें तो हानियां उनकी हुई है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। ये होता है कि किसी युद्ध में अगर आप कर रहे हैं तो मित्र का हाथ बढ़ाना चाहिए और उसको शांति तरीके से स्थापित करना है, जिससे कि जो तनाव चल रहा है वो टल सके, जिससे कि आपको तो हाथ है ही, उससे मित्र राष्ट्र और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों में भी उसका जो चिंगारियां होती है वो पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में नाटो संगठन का ज्यादा दोष है। इस युद्ध में क्या है? नाटो संगठन का ज्यादा दोष है, क्योंकि यह द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध है। यह क्या है? द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध चलता आ रहा है। तो कैडेट आज की क्लासेस में इतना ही, और यही हमारी एनसीसी भर्ती एग्जाम की अंतिम क्लासेस है। कैडेट आप सबको आपकी एग्जाम की मेरी शुभाशीष शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा रखता हूं आप सब अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे और इस हमारी जो भी क्लासेस संचालित हुई है यहां तक आपको इससे अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी आप सब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हमारे इस चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगली वीडियो में आपको एनसीसी में भर्ती होने के बाद उसकी तैयारियां कराएंगे हम, पेपर की, प्रमाण पत्र की। तो उसमें आप हमारे से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आशा यही रखता हूँ कि आपका ये स्नेह, आपका प्यार हमारे इस चैनल के प्रति हमेशा बने रहेगा, अनुरोध भविष्य में भी बना रहेगा। कैडेट आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह करवाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।